अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग क्लास 9 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। केमिस्ट्री की डेफिनेशन में क्या लिखा है कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो केमिस्ट्री में क्या लिखा है इसकी डेफिनेशन में कि ये साइंस की एक ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है जो डील करती है, किससे डील करती है? प्रॉपर्टीज यानी कि क्या खुसूसियात है, कॉम्पोजिशन की वो बना हुआ कैसा है, और स्ट्रक्चर यानी कि उसका स्ट्रक्चर, उसका शेप कैसा है। किसका शेप? मैटर का। तो मैटर की कॉम्पोजिशन, मैटर का स्ट्रक्चर और मैटर की प्रॉपर्टीज, ये तीनों चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री किससे डील कर रहा होता है? मैटर से। अब ये मैटर क्या होता है? केमिस्ट्री की डेफिनेशन के फौरन बाद हम मैटर को भी समझेंगे कि वो होता क्या है। तो एक तो ये बात हो गई कि ये प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के डील करता है मैटर की। दूसरी बात क्या लिखी है फुल स्टॉप के बाद? इट ऑल्सो डील्स विद द चेंजेस इन्वॉल्व इन द मैटर। क्या मतलब है कि सिर्फ प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि मैटर के अंदर वक्त के साथ जो जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब मैटर क्या होता है? मैटर की डेफिनेशन को देखते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास, यानी कि इस दुनिया में हर वो चीज़ जो कुछ ना कुछ जगह लेती हो, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, यानी कि उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, और साथ ही साथ सेकंड चीज़ क्या है कि उसका कुछ ना कुछ मास हो, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ इस दुनिया में जिसका कुछ ना कुछ वजन हो और वो कुछ ना कुछ जगह को ले रही हो, वो हमारे पास कहलाती है मैटर। तो यही वो चीज़ है जिसको हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मैटर क्या है? वो चीज़ जो जगह ऑक्यूपाई कर रही हो या कुछ ना कुछ उसका वजन हो। तो केमिस्ट्री के अंदर हम इसी मैटर के बारे में हर चीज़ पढ़ रहे होते हैं। वो बना हुआ कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं वक्त के साथ साथ, ये सब हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे होते हैं। अब मैटर की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो हम एटम की भी बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास मैटर होता है ये बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम मैटर कहते हैं। तो जब हम मैटर को पढ़ रहे होते हैं तो जिन पार्टिकल से वो मिलके बना होता है हम उसके बारे में भी पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो वो जिन पार्टिकल से मिलके बना होता है उसे हम एटम कह रहे होते हैं। तो एटम की डेफिनेशन क्या है? स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा एंड इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, यहां तक क्या लिखा हुआ है कि स्मॉलेस्ट सबसे छोटा और इनडिविजिबल मतलब ना डिवाइड होने वाला, मजीद ना तकसीम होने वाला, मजीद ना टूटने वाला ऐसा पार्टिकल जो मैटर का है वो ना टूट सकता हो और वो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको हम एटम कहते हैं। मजीद आगे क्या लिखा हुआ है? विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि एटम क्या करता है? एटम हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हम इसी चैप्टर में आगे चल के देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, तो उसमें मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कुछ ऐसी चीज़ होती है कि हम लेते कुछ और है और वो हमें बना के कुछ और देता है, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसमें पहले कोई और चीज़ थी वो, लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजेस आए जिसकी वजह से वो कुछ और बन गई, ऐसी चीज़ को हम कहते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन। सही है। तो एटम क्या करता है? उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और उस केमिकल रिएक्शन को करवाता है, तो ये हमारे पास कहलाता है एटम। अब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। एटम जो होता है वो मजीद 3 छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। अच्छा, आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि अभी तो आपने कहा कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन एटम मजीद 3 पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। एटम मजीद 3 पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो ऑफकोर्स छोटे होंगे। तो आपने ये क्यों बोला कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है? ऐसे मैंने इसीलिए बोला क्योंकि एटम जो है
वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकता है, यानी कि वो एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। हालांकि जो उसके 3 पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स हैं हमारे पास? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये वो 3 पार्टिकल्स हैं एटम के जिससे एटम मिलके बना है, ठीक है। जिसमें से हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन बिल्कुल न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, सही है। तो इन 3 पार्टिकल से मिलके बना होता है, लेकिन ये जो तीनों पार्टिकल्स है ना, ये टोटली डिपेंड करते हैं एटम के ऊपर। यानी कि तीनों पार्टिकल्स खुद से अपनी मर्जी से कोई भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, इन्हें ज़रूरत पड़ती है एटम की। एटम के अंदर होंगे तो ही केमिकल रिएक्शन कर पाएंगे, वरना नहीं कर सकते। तो इसीलिए एटम हमारे पास एक ऐसा इंडिपेंडेंट पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। ये तीनों खुद से नहीं ले सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये डिपेंड करते हैं एटम के ऊपर। अब एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं। एटम का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि हमारे पास यहाँ पे 2 सर्किल्स हैं, एक ये सर्किल है और एक ये सर्किल है। अगर आप अंदर वाले सर्किल को देखें तो मैंने इसको न्यूक्लियस का नाम दिया है। न्यूक्लियस जो होता है वो हमारे पास एक किस्म का बैग होता है, बैग बोले या पाउच बोले। न्यूक्लियस हमारे पास एक तरीके का बैग होता है या पाउच होता है जिसके अंदर 2 चीजें होती हैं। आपको दिख रहा होगा, मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में पी माने प्रोटॉन और एन माने न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस जो होता है हमारा एटम का बिल्कुल सेंट्रल पार्ट, बिल्कुल एटम का बीच का हिस्सा, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसके अंदर हमारे पास 2 पार्टिकल होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव वाला और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल वाला, सही है। और उसके बाहर एक आपको बड़ा सर्किल दिख रहा होगा, इस बड़े वाले सर्किल को क्या कहते हैं हम? शेल भी कह सकते हैं, या फिर इसको ऑर्बिट भी कह सकते हैं, या फिर इसको एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। इसके तीनों नाम हैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो जो बाहर वाला शेल है, इसके अंदर क्या होता है, हमारा तीसरा पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन है, जो कि नेगेटिव है, वो होता है। और ये इलेक्ट्रॉन हर वक्त इसमें घूमता रहता है। हालांकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर, वो मूव नहीं कर रहे होते हैं, वो फिक्स अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर हर वक्त रिवॉल्व करता रहता है। तो इस किस्म का कुछ एटम का स्ट्रक्चर होता है। एक एटम का अगर स्ट्रक्चर देखें तो अच्छा, अब एटम की बात आते हैं हम मॉलिक्यूल पर। मॉलिक्यूल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। आप लोग कह रहे होंगे कि एटम की और मॉलिक्यूल की एक जैसी डेफिनेशन होगी, लेकिन यहाँ पे मैंने स्मॉलेस्ट के साथ इनडिविजिबल भी लगाया था। मॉलिक्यूल जो होता है वो डिविजिबल होता है, ठीक है। अभी हम इसके आगे फर्दर डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो पहले क्या कहते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, यहाँ हमने क्या पढ़ा था? स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। यहाँ हमने जनरल बात की थी। मैटर कुछ भी हो सकता है, इस दुनिया में हर चीज़ है जो जगह लेती है, उसका कुछ ना कुछ वजन होता है। लेकिन यहाँ पे हमने मैटर की बजाय लिखा है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। अब ये एलिमेंट क्या होता है इसको हम अभी आगे कुछ ही देर में देखेंगे। तो एलिमेंट जो होता है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मैटर का नहीं, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सके, वो हमारे पास कहलाता है मॉलिक्यूल। और ये मॉलिक्यूल बनता कैसे है, मजीद मैंने नीचे लिखा है कि मॉलिक्यूल फॉर्म व्हेन 2 और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर। तो मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स, यानी कि जब हमने पार्टिकल्स पढ़े स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में जुड़ गए तो जाहिर सी बात है उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, वो डिविजिबल होता है, मतलब हम उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन एटम को हम नहीं तोड़ सकते। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है एटम और मॉलिक्यूल में। और मॉलिक्यूल बनता है कैसे, 2-3 एटम्स के मिलने से बनता है, सही है। मॉलिक्यूल भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है जैसे एटम ले सकता है। हिस्सा कौन नहीं ले सकता, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अकेले कभी भी हिस्सा नहीं ले सकते। वो एटम के अंदर होंगे तो हिस्सा ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। लेकिन मॉलिक्यूल ले सकता है और एटम भी ले सकता है। एटम तो ले ही सकता है, मॉलिक्यूल कैसे बन रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो मॉलिक्यूल बन रहे हैं। अब मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स तो आ रहे हैं ना,
तो इस वजह से मॉलिक्यूल भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। अब मॉलिक्यूल्स की कुछ टाइप्स होती हैं। सबसे पहले है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब क्या होता है? वन, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें मोनो मतलब वन, एटॉमिक मतलब एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जो एक एटम से मिलकर बना हो उसे हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम, ओनली वन एटम। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम आ रहा हो हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। इसकी एग्जांपल्स मैंने कुछ लिखी हैं, He, हीलियम, Ne, नियॉन और Kr, क्रिप्टन। अभी शायद आपको सिंबल्स थोड़े नाम भी थोड़ा अजीब लग रहे हो, सिंबल भी थोड़े अजीब लग रहे हो, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हर चैप्टर के हिसाब से हम हर एलिमेंट को देखते जाएंगे, तो फिर आपको इंशाल्लाह ताला याद होते जाएंगे एलिमेंट के नाम, उनके सिंबल, सब कुछ याद होता जाएगा। अब उसके बाद दूसरी टाइप है डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या है? डाई का मतलब क्या होता है हमारे पास? टू। तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसके अंदर दो एटम्स आ रहे होंगे। तो डेफिनेशन में भी क्या लिखा है? मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स। और इसके अगर आप एग्जाम्पल देखो तो उसमें भी देखो H2, यानी कि एक H होगा और दूसरा H। H एक एटम है, ये दूसरा एटम, तो ये दोनों एटम्स आपस में मिले हुए हैं, तो ये डायटोमिक दो एटम वाला मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरह Cl2 है, यानी कि दो क्लोरीन आपस में जुड़ के ये वाला मॉलिक्यूल बना रहे होंगे। Br2 है, ये दो एटम्स आपस में जुड़ के, सही है। तो हमारे पास ये सारे एटम्स हैं। हीलियम भी एक एटम है, नियॉन भी एक एटम है, Kr भी एक एटम है, सही है। उसके बाद थर्ड टाइप है हमारे पास ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा? तीन एटम से मिलके मॉलिक्यूल बन रहा होगा, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल में मैंने लिखा है O3, ओजोन। ओजोन आपको पता होगा कि हमारे अर्थ के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि हमें यूवी रेस से बचाती है। तो उसका भी क्या फॉर्मूला होता है? O3, यानी कि ये तीन ऑक्सीजन के एटम होंगे, वो तीन ऑक्सीजन के एटम आपस में जुड़े हुए होंगे, तो ये मॉलिक्यूल बनाते हैं ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। तीन एटम जाके, इसलिए देखो ट्राई है। ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। और यहाँ मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है कंसिस्ट ऑफ थ्री एटम्स। अच्छा, उसके बाद लास्ट टाइप है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत सारे। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा? ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर तीन से ज़्यादा एटम्स आ रहे हो। वो तीन से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं? 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा? तीन से ज़्यादा कितने भी एटम्स आ रहे होंगे वो हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। जैसे इसके एग्जांपल में है P4, ठीक है, फास्फोरस। उसके चार एटम्स देखो, तीन से ज़्यादा है, चार एटम्स हैं, तो ये हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। इसी तरह सल्फर है, सल्फर के आगे 8 लगा, यानी कि 8 सल्फर के एटम्स आपस में जुड़े हुए होंगे, तो ये भी तीन से ज़्यादा है, तो हमारे पास ये भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में आता है। अच्छा, उसके बाद है सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? एनी प्योर पीस ऑफ मैटर। अब देखो इसके एग्जाम्पल ऐसे है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बड़ी सी टेबल है, ठीक है ना। अब मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मुझे उस टेबल के ऊपर रिसर्च करनी है, उसके बारे में पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है मैं उस टेबल को पूरा का पूरा उठा के तो लेबॉर्ट्री में नहीं लेके जाऊँगी। मैं उसका थोड़ा सा पार्ट तोड़ के थोड़ा सा लेके फिर वो लेबॉर्ट्री जाऊँगी, उसके बारे में पढ़ूंगी। तो वो बड़ी सी टेबल क्या थी? मेरे पास एक मैटर था, बड़ा सा मैटर था। मैंने क्या करा? उस मैटर का थोड़ा सा पीस तोड़ लिया। तो जो मैंने थोड़ा सा पीस तोड़ा है वो मेरे पास क्या कहलाएगा? सब्सटेंस कहलाएगा, ठीक है। तो किसी बड़े से मैटर का छोटा सा टुकड़ा, लेकिन वो प्योर हो, यानी कि उसके अंदर कुछ मिला हुआ ना हो। 2-3 मैटर के पीस लेके मैं उनको कंबाइन कर दूंगी तो वो फिर सब्सटेंस नहीं कहलाएगा। किसी भी प्योर मैटर का, जैसे वो टेबल थी, उस टेबल का ही मैंने एक पीस लिया और उसको ले जाके पढ़ा, तो वो जो पीस है वो मेरे पास कहलाएगा सब्सटेंस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो। उसके बाद हमारे पास है एलिमेंट। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन थी एलिमेंट की कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट था हमारा मॉलिक्यूल, अब उस एलिमेंट पर आते हैं। तो हमारे पास एलिमेंट क्या होता है? अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो एक जैसे एटम से मिलके बना हो।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लकड़ी है, ठीक है ना, मेरे पास ये एक लकड़ी है। अब ये लकड़ी मैंने कहा कि ये कार्बन के एटम से मिलके बनी है। ये लकड़ी कार्बन के एटम से मिलके बनी है। कार्बन के एटम का क्या मतलब है कि इस लकड़ी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एटम्स होंगे और कोई एटम नहीं होगा। अभी जैसे हमने बहुत सारे एटम्स पढ़े, इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ एक ही किस्म का एटम होगा, यानी कि सिर्फ कार्बन का एटम होगा। तो मैं लकड़ी को क्या कहूँगी कि लकड़ी मेरा एलिमेंट है। क्यों एलिमेंट कहला रही है? क्योंकि इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं वो एक ही तरीके के हैं, कार्बन के ही सारे एटम्स हैं। वो भले लाखों हो करोड़ों हो, लेकिन सारे एक जैसे होंगे, तो फिर वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। सही है। तो इसकी डेफिनेशन में क्या है, सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स। ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मैटर जो सेम टाइप्स ऑफ एटम से मिलके बना हो, वो हमारे पास एलिमेंट कहलाता है। अच्छा, उसके बाद है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है हमारे पास, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स बॉन्ड कर ले केमिकली। अभी केमिकली का क्या मतलब है, अभी तक तो हमने वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। तो कंपाउंड क्या होता है हमारे पास, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन हो जाए। केमिकली का मतलब क्या है कि वो आपस में कोई ना कोई बॉन्ड बना लें। अब बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ बॉन्ड की। वैसे चैप्टर नंबर 4 में हम लोग, चैप्टर नंबर 4 जो केमिकल बॉन्डिंग है उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि बॉन्ड क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यानी कि एक ऐसी फोर्स दो एटम के दरमियान जो दोनों एटम्स को जोड़ के रखे, वो फोर्स कहलाती है हमारे पास बॉन्ड। तो जब भी दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इन्होंने आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन की है। सही है। तो कंपाउंड में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, केमिकली कंबाइन हो जाता है। ठीक है। तो अब वो केमिकली कंबाइन होने के दो तरीके होते हैं, यानी कि बॉन्ड दो तरीके के होते हैं। एक हमारे पास होता है आयोनिक बॉन्ड और एक हमारे पास होता है कोवलेंट बॉन्ड। तो जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन हो जाए, केमिकली कंबाइन होने का मतलब क्या है, बॉन्ड बना लें। और बॉन्ड कितने किस्म के होते हैं, दो किस्म के होते हैं, आयोनिक बॉन्ड होता है और कोवलेंट बॉन्ड होता है। जब इन बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं दो या दो से ज़्यादा एटम, तो हमारे पास जो बनता है उसे हम कंपाउंड कहते हैं। अब हमारे पास जो बॉन्ड है वो दो तरीके के हैं, एक है आयनिक बॉन्ड और एक है कोवलेंट बॉन्ड। इन दोनों को बारी बारी करके देखते हैं। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन में क्या लिखा है, ऐसा बॉन्ड जो फॉर्म करे बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी कि ऐसा बॉन्ड जो दो एटम्स के दरमियान बने ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास ये एटम था, ठीक है, Na एक एटम होता है जिसको हम सोडियम कहते हैं। इसने क्या करा कि अपने पास से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन निकाला तो सामने क्लोरीन है, Cl एक और एटम है, इसने क्या करा, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। तो ये क्या करा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया, दे दिया। अब ट्रांसफर करने के बाद क्या हुआ, ये दोनों आपस में जुड़ गए। तो अब इनके दरम्यान में जो बॉन्ड बना होगा वो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड होगा। सही है। उसके बाद हमारे पास है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन में क्या लिखा है, बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से बने। जहाँ पे क्या होता है, एक एटम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब उसने दे दिया, वो वापस नहीं लेगा, दे दिया उसने, और उसने क्या करा, बॉन्ड बना लिया। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में कोई ना कोई बॉन्ड बन गया होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा बल्कि इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। जैसे कि ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन है। इन दोनों ने क्या करा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आपस में शेयर कर लिया। शेयर करने से क्या क्या मुराद है कि इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया, और इन दोनों ने आपस में बॉन्डिंग कर ली। अब शेयरिंग की वजह से क्या होगा कि इस वाले हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन आ गए
और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बीच में रखे हैं ना। बीच में रखने का क्या मतलब है, ये वाला हाइड्रोजन भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों, मतलब लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी, दोनों उन इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इन्होंने दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रख दिया, तो दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड है, इन्होंने शेयर करके क्या करा, आपस में जुड़ गए। तो ये जो बॉन्ड बनाई हमारे पास कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड। सही है। तो यहाँ तक आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो, और आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। फिर इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।